सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने जज हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124। बताइएगा कमेंट करके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कौन से आर्टिकल में है। अधिकतम संख्या अभी 34 है, यानी 1 + 33। 1 का मतलब होता है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 बाकी जजेस, तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, उसके बाद एक्टिव वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 88, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में रियल एग्जीक्यूटिव पावर कौन एक्सरसाइज करता है? PM करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा DPSP जोड़ा गया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था ओनली ISC टेस्ट सीरीज में। DPSP में बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनको 42वें से जोड़ा गया और 44 से जोड़ा गया। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जिस आर्टिकल के आगे A लिखा हुआ है या फिर B लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बाद में किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए होंगे, और जिन आर्टिकल के आगे कैपिटल A लिखा है वो ज़्यादातर आर्टिकल 42 से ही जोड़े गए। जैसे आप फ्री लीगल एड पढ़ते हैं, फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता, कौन सा आर्टिकल है? भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, 39A। इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में श्रमिकों का भी रोल होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 43A बोलता है। तीसरा आर्टिकल आप 48A पढ़ते हैं, जहाँ पे पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है और वाइल्ड एनिमल की भी रक्षा की बात की गई है। तो ये तीनों आर्टिकल जिसके आगे A लिखा हुआ है ये 42 से जोड़े गए थे। 42 कब हुआ था? 1976 में। 44वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 38 जोड़ा गया, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करेगा, स्टेट को ऐसा डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन D हो जाएगा। बाकी जो हैं वो 42 से जोड़े गए, जो ABC में लिखा है ये 42 से जोड़ा गया, ये भी 42 से जोड़ा गया, ये भी 42 से जोड़ा गया। एक और DPSP में यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ते हैं 45 में जो भाषा लिखी थी वो आज 21A में लिखी हुई है, जो फंडामेंटल राइट बन गई है, शिक्षा का अधिकार। तो ये जो चेंज हुआ 45 में, ये 86वें संविधान संशोधन से हुआ था 2002 में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 21A जो शिक्षा का अधिकार है अब जो मूल अधिकार बन गया है वो किस आर्टिकल से जोड़ा गया? तब भी आंसर यही हो जाएगा, 86 2002 हो जाएगा। चलिए 90 देखिए, किस मंत्रालय के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क का संवर्धन शुरू किया गया था? प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क, जस्ट फैक्ट है, याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कीजिए, हाल ही में दार्जिलिंग से भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI द्वारा निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति खोजी गई है? वाइल्ड बनाना, जंगली केला, फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए 92 देखिए, संविधान में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कोई प्रावधान नहीं है। आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, AGI, इनके बारे में क्या पढ़ते हैं? ये केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील हैं। केंद्र सरकार के जो भी बड़े मुद्दे होते हैं उनको कौन हैंडल करता है? AGI हैंडल करता है। जैसे आपको कोई मुकदमा लड़ना होता है तो आप एक वकील करते हैं, उसको फीस देते हैं, ऐसे ही केंद्र सरकार के लिए उनका वकील AGI है। AGI की हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की स्थापना की गई है, ठीक है। AGI का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76। आप 76 में पढ़ेंगे तो सिर्फ AGI के बारे में चर्चा मिलती है, इनके बारे में चर्चा नहीं मिलती है, सॉलिसिटर जनरल और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा पॉइंट है, AGI संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। भाग लेना तो ज़रूरी है ना, तभी ना समझ पाएगा कि सरकार कर क्या रही है, सरकार के इश्यूज़ क्या हैं, सरकार के मुद्दे क्या हैं, तभी तो वो पेटिशन बनाएगा, याचिका बना पाएगा। प्रधानमंत्री उनको सामने बैठा के पूरा बताएंगे थोड़ी ना मुद्दा, इतना समय थोड़ी ना होता है, इसलिए उनको भाग लेने का अधिकार दिया गया, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। जब आप केंद्र सरकार के वकील ही हैं तो वोट किसको देंगे? ऑब्वियसली केंद्र सरकार को ही देंगे ना, तो यहाँ पे वोट देने का क्या मतलब है? तो दूसरा पॉइंट भी करेक्ट लिखा है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 93 देखिए, हाई कोर्ट्स के संदर्भ में क्या पूछा है इन्होंने? पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति हाई कोर्ट्स की शक्ति का निर्धारण करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से इसको सीखना है। हाई कोर्ट्स की शक्ति का जो निर्धारण है वो डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट्स की पावर को स्पेसिफाई नहीं किया गया। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है।
सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में पढ़ते हैं? 124। हमने आपको ये बताया था कि 2 को पहले खिसका दो तो वो हाई कोर्ट का आर्टिकल बन जाता है, यानी 214। हाई कोर्ट की स्थापना 214 से होती है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 से होती है। सेकेंड पॉइंट है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जस्टिस अपने अंतिम आहर्त वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में हकदार है। ये सही पॉइंट है, यहाँ पे सही पूछा था, सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? आगे चलें। चलिए 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? नीति कमीशन प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया। ये क्या है? ये थिंक टैंक है। इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखें 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये शासन की बात करता है, प्रशासन की बात करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस में लोगों की भागीदारी की बात करता है, इंक्लूजन की बात करता है। तो बहुत सारे यहाँ पे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स में शासन भी है, इंक्लूजन भी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। तो आप देखेंगे कि ये 3 पॉइंट जो हैं वो मार्गदर्शक सिद्धांतों में हैं। और ये जो चौथा पॉइंट है, निगरानी और मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, ये नीति आयोग का रियल फंक्शन वर्क है। यानी ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो ध्यान में रख के काम करता है, लेकिन निगरानी और मूल्यांकन ये नीति आयोग का एक्शन है, उसकी रियल टास्क है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं पूछा था तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 95 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुरंग के माध्यम से, ये गलत लिख गया, माध्यम से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संपर्क सुनिश्चित होने की उम्मीद है? तो न्यूज में रहता है सेला सुरंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 96 देखिए, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है? भाग 16 याद आ रहा? पार्ट 16, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्पेशल प्रोविज़न पढ़े थे, हमने आपको दिखाई भी थे, जिसमें हम लोगों ने 330 आर्टिकल पढ़ा था, 338 पढ़ा था, 338A पढ़ा था, 340 पढ़ा था। ये सब चीज़ें जो आती हैं वो पार्ट 16 में आती हैं। स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। किस जाति को SC माना जाएगा, किस जाति को ST माना जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए 97 देखिए, 97 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया? ये तो डिस्कस अभी जस्ट किया ना। 86वें संविधान संशोधन के बारे में आपको 3 चेंजेस सीखना है। पहला चेंज आपने DPSP में आर्टिकल 45 में देखा था, जिसकी भाषा बदल के 21A में कर दिया गया, जो राइट टू एजुकेशन बन गया और साथ में फंडामेंटल राइट भी बन गया। 21 में है क्या? राइट टू कंपलसरी एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो आर्टिकल 45 में फिर क्या लिखा हुआ है? 6 वर्ष के बच्चों से कम के लिए लिखा है, और राज्य को, स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया है कि आप बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो आपने यहाँ पे 2 चेंज देख लिए, 45 में देख लिया और 21A में देख लिया। इसी के साथ साथ एक चेंज और हुआ था फंडामेंटल ड्यूटी में, इसी के माध्यम से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी पढ़ते हैं आप लोग? टोटल 11 पढ़ते हैं। पहले 10 थी, बाद में एक जोड़ी गई। एक ये जो जोड़ी गई ना, यही 86 से जोड़ी गई। और ये लास्ट वाली जो जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें क्या लिखा है? इसमें भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात की गई है, शिक्षा के लिए। लेकिन ये जिम्मा किस पर डाल दिया गया? उनके पेरेंट्स पर डाल दिया गया, उनके गार्जियन पर डाल दिया गया। ये हर बच्चे के पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पेरेंट्स को करना है। आर्टिकल 45 में स्टेट्स को डायरेक्शन है, और आर्टिकल 21 में ये हमें संविधान ही दे रहा है। तो यहाँ पे पापा मम्मी कर लेंगे, यहाँ पे स्टेट कर लेंगे, और यहाँ पे संविधान कर लेगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, अब जल्दी से पढ़ लीजिए। डी ऑप्शन पढ़िए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। हो जाएगा ना डी ऑप्शन? चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A आ जाइए। 98 कीजिए जल्दी से। सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में कब अपनाया गया था? इसको उठाया कहाँ से गया है? मुंडक उपनिषद से। रही अपनाने वाली बात, तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट है। हो जाएगा। चलिए 99 देखिए, किस प्रोविज़न में सिंपल मेजॉरिटी से संशोधन किया जा सकता है? हम लोग आर्टिकल 368 के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर संसद को शक्ति दी गई है संविधान में संशोधन करने की। लेकिन 368 से जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलता उनका, वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और किसी किसी प्रोविज़न को चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है।
इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 368 से अमेंड करना टफ है, ठीक है, कठिन है, प्रक्रिया कठिन है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी स्पेशल चाहिए या फिर आधे राज्यों की सहमति चाहिए, वो जल्दी से अचीव नहीं हो पाती। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है और उसका तरीका बदलना है, तो ये तो पूरा फेडरल फीचर हो गया ना। फेडरल फीचर को चेंज करना आसान नहीं है, प्रक्रिया बहुत कठिन है, और प्रक्रिया कठिन हो जाएगी तो वो 368 के अंडर आ जाएगी। उन्होंने पार्ट 1 डिस्कस किया है, वहाँ पर नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात की गई है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये देखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी और आधे राज्यों की सहमति चाहिए होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काम सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4th ऑप्शन में लिखा है माल और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बारे में हम लोग परिचित हैं। प्रेसिडेंट साहब इस काउंसिल का गठन करते हैं। एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है 279A। और ये पैसा कलेक्शन की बात है ना, पैसा कलेक्शन ईजिली नहीं हो जाएगा, है ना, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ और फिर से मार्क कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। थर्ड ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को अधिक अधिकारता प्रदान करना। सुप्रीम कोर्ट का यदि ज्यूरिडिक्शन बढ़ाना है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, कोई इशू नहीं है। पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस यूटी केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक प्रदेश घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम 100% ऑर्गेनिक? पूरे लक्षद्वीप समूह को हाल ही में जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा है, कोई भी कीटनाशक उर्वरक यूज नहीं हो रहा है, कोई भी केमिकल का यूज नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो ठीक है, 40-50 साल पहले जहाँ पे हम लोग थे वहीं पे वापस आ रहे हैं, हो जाएगा। चलिए 101 देखिए, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी इसे बोला जाता है। ये 4 देशों का संगठन है जो इंडो पैसिफिक रीजन में काम करेगा, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए, चाइना का जो डोमिनेंस है इंडियन ओशियन पे, जो डोमिनेंस करना चाह रहा है, इसको काउंटर करने के लिए भी क्वाड की स्थापना की गई है। यहाँ पे देखिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इनकी लोकेशन कुछ इस तरीके से है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, एक चतुर्भुज फॉर्म कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे बता दीजिए कौन सा देश नहीं है क्वाड में? इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 102 हाल ही में समाचारों में रहा जीनोनेट किससे संबंधित है? यह एक प्रोजेक्ट है जो डार्क मैटर की स्टडी कर रहा है। ये स्टडी एक लैब में की जा रही है, उस लैब का नाम आपको याद रखना है, ग्रैन गैसो लेबोरेटरी। सेपरेटली इसको पूछा जा सकता है कि ग्रैन गैसो लेबोरेटरी कहाँ पे है, तो आपको इटली याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेबोरेटरी भी इम्पोर्टेंट है और इस प्रोजेक्ट का वर्क भी इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट के द्वारा डार्क मैटर के पार्टिकल्स की खोज की गई है, जो है प्रूव कर रहा है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, हो जाएगा। चलिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए 103 देखिए, 103 में बताना है कि किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है। अभी वर्तमान में कितने नेशनल पार्टीज़ हैं? टोटल 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। ये 8 पार्टीज़ कौन कौन सी हैं? बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीएसपी बसपा, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एआईटीसी ये तृणमूल कांग्रेस है, और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। यहाँ पे आपको 3 शर्तें याद रखनी है। अगर इन 3 शर्तों में एक भी शर्त कोई पार्टी फुलफिल करती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। पहली शर्त होती है कि 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में जितने भी बैलेट वोट डाले जा रहे हैं, उन बैलेट वोटों में 6% अगर आपकी पार्टी लाती है तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरी शर्त होती है, अगर लोकसभा सीट का 2% सीट आपकी पार्टी जीतती है, तो लोकसभा सीट का 2% सीट कितना हो गया? लोकसभा की सीटें तो 545 हैं, 3% इसका निकालेंगे यार तो लगभग 16-17 सीटें आएंगी। यानी 16-17 सांसद यदि आपकी पार्टी से हो गए, और ये 16-17 सांसद 3 राज्यों से होना चाहिए, तब आपकी पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएगी। जैसे यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? यूपी से लोकसभा में 80 सांसद जाते हैं, यानी 80 सीटें हैं। 80 सीटों में आप 16-17 सिर्फ यूपी से ही जीत लिए, तो ये 16-17 कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। इतना सीखा आपने, 2 शर्तें सीख ली। तीसरी शर्त है, उस पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।
4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा। शर्तों में कोई भी शर्त अगर फुलफिल होती है तो नेशनल पार्टी हो जाती है। अब जल्दी से कर लीजिए क्वेश्चन। पहला पॉइंट है, यदि आम चुनाव में 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें जीती जाती हैं। ये दूसरी वाली शर्त के बारे में पूछ रहा है। लोकसभा की 2% सीट होना चाहिए और ये 2% सीट 3 राज्यों से होना चाहिए। जो अभी हम लोगों ने ये सीखा, ये परसेंटेज जो देखा था 17, 16, 17 मेंबर्स का, तो पहला पॉइंट सही लिखा है। दूसरा पॉइंट है, यदि इसे 4 राज्यों में राज्य पार्टी का मान्यता प्राप्त हो, तो ये भी सही है। ये तीसरी वाली कंडीशन थी। यहाँ पे दोनों पॉइंट करेक्ट हैं, आंसर सी हो जाएगा। समझ आया? चलिए आगे कीजिए। 104 देखिए। 104 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के बारे में पूछ रहे हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, स्थापना 1985 में हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। रीजनल ऑफिस भी हैं पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे रीजनल ऑफिस हैं कैट के, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देख सकते हैं, इलाहाबाद में भी है। ये सब अधिकरण नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं। नेचुरल जस्टिस पे काम करने का मतलब है कि वो किसी भी प्रोसीजर, किसी भी कोड के अंडर में काम नहीं करते हैं, कोड की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे एक कोड की बात की है, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता है कैट, ना ही इस प्रक्रिया से वो बाध्य है। नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। तो यहाँ पे सही लिखा है, बाध्य नहीं है लिखा है। दोनों पॉइंट करेक्ट हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे। आइए 105 देखिए। इवन जीए के बारे में पूछ रहे हैं। अभी इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है इन सब की, आपने देखा होगा। इवन एससी की भी हुई थी, इवन जीए की भी हुई थी, और रशियन यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी मीटिंग हुई है अभी, जहाँ पे इंडिया ने अपनी पोजीशन न्यूट्रल दिखाई है। तो यूएनजीए का जो रेगुलर सेशन हुआ था सितंबर 2021 में, उस सेशन के बारे में पूछ रहे हैं। इमरजेंसी सेशन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। रेगुलर सेशन ये 76 में था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अपने पीएम साहब ने एड्रेस किया था। हो जाएगा। चलिए 106 देखिए। 193 मेंबर हैं टोटल, कभी कभी पूछ लेता है मेंबर्स। एक क्षेत्रीय दल की विशेषताओं के संबंध में बताना है। रीजनल पार्टी के बारे में पूछा है, इनके क्या फीचर हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इसका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक सीमित रहता है। तो रीजनल पार्टी है, एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा। पहला पॉइंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य नहीं रखते। देखिए थियोरेटिकली तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। अगर कोई रीजनल पार्टी एक क्षेत्र विशेष में अच्छा काम कर रही है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनका इंक्लिनेशन एक्सपेंड करने के लिए नहीं होता है। बट इस क्वेश्चन को थियोरेटिकली फॉर्म में हम लोगों को जवाब देना है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन लोगों की अंतरात्मा की बात नहीं बतानी है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप पार्टी की स्थिति क्या है? अभी राज्य पार्टी की स्थिति है, राज्य पार्टी का दर्जा है इसको। नेशनल पार्टी की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आगे। हो जाएगा। केशवानंद भारती केस 1973, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, मूल ढांचे की बात की थी। इस मुकदमे में ये भी बात सामने आई थी कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती है। तो एक तरह से क्या फाइंडिंग निकल रही है, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना। संसद की शक्ति तो कम कर दी ना इसने संशोधन करने की, यानी संसद की सर्वोच्चता को कम किया गया केशवानंद भारती केस में। और किसकी सर्वोच्चता को स्थापित किया गया? संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीमेसी ऑफ संसद आप कहाँ देखते हैं? सुप्रीमेसी ऑफ संसद आप ये यूके में देखते हैं। हमारे यहाँ क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। और इस चीज़ को आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता कैसे है। यहाँ से है कि संसद मनमाने ढंग से संशोधन नहीं कर सकती है। एक पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता में। दूसरा पॉइंट आप जुडिशल रिव्यू का डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ जुडिशल रिव्यू भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, जो संसद के कामों को देखती है, संसद के कानूनों को देखती है, उन कानूनों को इंटरप्रेट करती है, रिव्यू कर सकती है। तो ये सही मैच है कि गलत मैच है? बिल्कुल करेक्ट मैच है। क्लियर है। मिनर्वा मिल्स मामले में भी काफ़ी हद तक संसद की शक्ति कम की गई है संशोधन करने की। सभी के ईयर याद रखना, कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है। केशवानंद भारती के बाद आया मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स मामले में भी केशवानंद भारती केस की जो फाइंडिंग्स थी उनको सेटिस्फाई किया है, उनको जस्टिफाई किया है। मतलब ये भी माने हैं कि हाँ, यहाँ पे जो बात हुई थी केशवानंद भारती में वो सही हुई थी। इन्होंने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन की बात की थी, जुडिशल रिव्यू की बात की थी। तो ये भी सही मैच है। एसआर बॉम्बे केस संघवाद के लिए जाना जाता है, इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम से संबंधित नहीं है। सी पॉइंट गलत है, गलत पूछा था इन्होंने, ठीक है। चौथा पॉइंट है इंदिरा साहनी मामला। ये 1992 का था। कानून का शासन इन्होंने स्थापित किया था, रूल ऑफ लॉ। ये भी करेक्ट मैच है। तो यहाँ पे गलत बताना था तो गलत हो गया, सी पॉइंट, ठीक है। चलिए 108 देखिए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। इस आयोग का कोई आर्टिकल पढ़ा है क्या आपने कि किस आर्टिकल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं। क्योंकि ये तो एक्ट के द्वारा बनाई गई, संसद के अधिनियम के द्वारा बनाई गई। और वो एक्ट कौन सा था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से हुई थी। जिस साल अधिनियम आया उसी साल इसकी स्थापना हो गई। यह कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी यानी यहाँ पे 1+5 का यहाँ पे सीन रहता है। 1+5 का मतलब है एक जो रहेंगे वो अध्यक्ष रहेंगे, बाकी 5 लोग मेंबर रहेंगे। अध्यक्ष जो रहते हैं वो रिटायर्ड CGI भी हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के कोई जज भी हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन रिटायर्ड होना चाहिए दोनों लोगों को। हो जाएगा? चलिए अब जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए। यह एक संवैधानिक बॉडी है, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं पढ़ा हम लोगों ने। दूसरा पॉइंट है इसका अध्यक्ष भारत का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ये हम लोगों ने सीखा, सही पॉइंट है। तीसरा है यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में रिसर्च करता है और उसे बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है, इसी के लिए तो बनाया गया है। तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पर C पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। सही पूछा था, 2 और 3 सही है। आगे चलें, आ जाइए 109। आदर्श आचार संहिता के बारे में पूछा जा रहा है। MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। विधानसभा के चुनाव हो गए यूपी में और बाकी राज्यों में भी। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्शंस पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती हैं। चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टी के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ डायरेक्शंस, कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि भैया फलानी चीज़ नहीं करना है इलेक्शन के दौरान। तो पहली चीज़ तो आपको ये जान लेना है कि ये जो गाइडलाइंस होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होती हैं, हमारे लिए नहीं, पब्लिक के लिए नहीं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक डायरेक्शन ये रहता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि आप अपनी चुनावी रैली में जाति आधारित वोट बैंक ना करें। लेकिन इस चीज़ को कोई फॉलो करता है? नहीं फॉलो होता है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। तो ये सही में अपने आप में आदर्श हैं। घोषणा से लेके, प्रोक्लेमेशन से लेके रिजल्ट तक, इस पूरे टाइम में MCC एक्टिव रहती है। ठीक है, हो जाएगा। तो जारी करने वाली संस्था ऑब्वियसली ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। चलिए 110 देखिए। इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछा है। कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा गया। नहीं को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कौन कौन से फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। आयुष्मान भारत के बारे में तो परिचित होंगे ना, ब्रॉडर लेवल पे हेल्थ कवरेज स्कीम है। क्योंकि ये वाला मिशन डिजिटल मिशन है आयुष्मान भारत का, तो एक काम तो ID जारी करना रहेगा ही स्वास्थ्य की। और ये सभी लोगों की जब IDs बन जाएंगी तो इनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास कैसे रहेगा, कहाँ पर रहेगा? ये हेल्थ केयर रजिस्ट्री में तो रहेगा, फैसिलिटीज़ रजिस्ट्री में ही तो रहेगा। जैसे आधार कार्ड का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास कहाँ पर है? UIDAI के पास है, सब सारा डिटेल इनके पास है। तो जैसे आधार का UIDAI है, ऐसे ही आप स्वास्थ्य ID कार्ड के लिए ये रजिस्ट्री समझ लीजिए। इन रजिस्ट्रीज़ का जो काम है वो एक ही काम मत समझ लेना कि स्वास्थ्य ID कार्ड का डिटेल्स अपने पास रखेंगे। इनके पास और भी काम रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस वगैरह इनके पास बहुत ज़्यादा रहेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में जो आपको सैंडबॉक्स लिखा हुआ दिख रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स। ये सैंडबॉक्स एक तरह से पोर्टल है, सिंगल विंडो एक्सेस रहेगा हर इन्फॉर्मेशन का। इसी पोर्टल से सारी इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड सारी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर की जाएंगी बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही बातें की गई हैं इस मिशन में। यहाँ पे नहीं पूछा था तो नहीं तो कोई भी नहीं है, तो D ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए 111 देखिए, विल्ड वैक वाटरवर्ल्ड, इसके बारे में पहले चर्चा कर ली है। G7 का एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, पक्का पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में। ये जो इनिशिएटिव है ये G7 का इनिशिएटिव है और एक इसके काउंटर करने के लिए बनाई गई है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, हो जाएगा। ये संगठन कभी G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में आपको पता है क्रीमिया वाला जो क्राइसिस हुआ था, रसिया ने कब्जा कर लिया था, तो रसिया को हटा दिया गया था। अब G8 ये G7 है, ग्रुप ऑफ सेवेंस भी बोलते हैं। हो जाएगा, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 112 देखिए, आकाश प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। C ऑप्शन करेक्ट है। आकाश मिसाइल के बारे में तो पढ़े होंगे ना, आकाश मिसाइल अलग है, आकाश प्राइम अलग है। ये न्यू वर्जन है, आकाश प्राइम आकाश मिसाइल का न्यू वर्जन है। ठीक है, चलिए 103 देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स पूछा है। इस पर हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम का आपको सबसे बड़ा फीचर कौन सा समझ में आता है? वो आपको आना चाहिए समझ में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सामूहिक जिम्मेदारी जो है, ये बहुत बड़ा फीचर है संसदीय प्रणाली का। फैक्ट में पढ़ते रहते हो ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। आप नाम मात्र का प्रमुख देखते हैं, आप वास्तविक प्रमुख देखते हैं, ये सब सारी चीज़ें संसदीय प्रणाली के फीचर्स हैं। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट अलग है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग है, ये सब फीचर संसदीय प्रणाली के हैं। लोकसभा का होना, राज्यसभा का होना संसदीय प्रणाली के फीचर है। यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पर ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पर हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं।
ओनली आई इसके 2 ही टेस्ट कराए हैं पॉलिटी के, आप उनको देख लेना। एटलीस्ट फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग हो जाते हैं उससे। यूपी पीसीएस आरओ यारो वाली टेस्ट सीरीज पड़ी है प्ले लिस्ट में, इसको भी देख लीजिए, 2021 के लिए कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हम लोग किए थे, काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे चलें, यहाँ से हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे। बाई इलेक्शन के बारे में पूछा है, बाई इलेक्शन कब होता है, तो सीट खाली होगी इसलिए बाई इलेक्शन हो रहा है। बी ऑप्शन पढ़िए, आम चुनाव के बीच किसी विधायक की मृत्यु हो जाए या फिर इस्तीफा देने के कारण सीट खाली हो जाए तब बाई इलेक्शन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए पीएम पोषण योजना की मंजूरी दी। ध्यान रखना, पीएम पोषण योजना जो है वो मिड डे मील को रिप्लेस कर रही है। मिड डे मील जो योजना चलती है प्राइमरी स्कूलों में, इस योजना को पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2021-22 से लेकर 25-26 तक, 2026 याद रखें। चलिए 116 देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपसे पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे फेडरल फीचर के बारे में पूछा जा रहा है। फेडरल फीचर को पहचानने के लिए सबसे बड़ा कारक जो है वो हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते रहते हैं, शक्तियों का विभाजन। यूनियन और फेडरल फीचर के बारे में आप लोग अच्छे से परिचित हैं। यूनियन शक्तियों के संकेंद्रण पर वर्क करता है, जबकि फेडरल फीचर शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से संबंधित है, डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित है। तो यहाँ पे दोहरी सरकार फेडरल फीचर है, लिखित संविधान फेडरल फीचर है। लिखित रूप में हो गया, इससे यूनियन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही चलोगे। किसी एक बॉडी की सुपरमेसी नहीं हो पाएगी, सर्वोच्चता किसी एक निकाय की नहीं होगी। तो ये फेडरल फीचर ही तो हुआ। शक्तियों का विभाजन ये आप लोग जानते हैं, फेडरल फीचर। संविधान की सर्वोच्चता ये हम लोगों ने यहीं पे थोड़ा सा सीखा। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है कि यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता नहीं है, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता यूनिटरी फीचर को शो करता है, शक्तियों के संकेंद्रण को शो करता है। और बाइकैमरलिज्म द्विसदन भी फेडरल फीचर है। तो यहाँ पे 5 सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आइए 117 देखिए, एक राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। आपने अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा था, इनके चेयरमैन को पढ़ा था। इनके चेयरमैन या तो रिटायर्ड सीजीआई रहते हैं या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज। स्थापना कब की गई थी? 1993 में एक्ट के द्वारा की गई थी, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सामंतिक बॉडी है। तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट और जोड़ना है अपनी इन्फॉर्मेशन में। 1993 का जो एक्ट था, ह्यूमन राइट का एक्ट था, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट के द्वारा नेशनल लेवल पे भी स्थापना की गई है और स्टेट लेवल पे भी स्थापना की गई है ह्यूमन राइट कमीशन की। तो जहाँ पर राज्य के सब्जेक्ट होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा ये कमीशन। तो राज्य सूची में राज्य के सब्जेक्ट रिप्रेजेंट होते हैं, संवर्ती सूची में भी राज्य से संबंधित विषय होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 118 देखिए, किसी राज्य में डिस्ट्रिक्ट जज के संदर्भ में हम लोगों को बताना है। हमारी जुडिशरी जो है, इंडियन जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड नेचर की है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है हमारे यहाँ। डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर साहब होता है, सिफारिश ली जाती है राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट से। इनकी एलिजिबिलिटी में 7 वर्षों की एडवोकेसी होना चाहिए, 7 वर्षों की वकालत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में देखिए क्या लिखा, राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से। राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श नहीं लिया जाता, हाई कोर्ट से परामर्श लिया जाएगा। लोक सेवा आयोग का परामर्श लेके क्या करेंगे? तो पहला पॉइंट तो गलत है, दूसरा सही है, यहाँ पे केवल बी हो जाएगा। चलिए 119 देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनाव के दौरान पहली बार ब्रेल सक्षम ईवीएम का इस्तेमाल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेल लिपि के बारे में आप लोग परिचित होंगे। ब्रेल लिपि उनके लिए होती है जिनको ठीक से दिखता नहीं है, दृष्टिबाधित होते हैं। ये पहली बार आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। ये अच्छा इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ध्यान रखना। आर्टिकल 324। 120, किस मानदंड के तहत किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है? किसी भी राज्य को स्पेशल श्रेणी में लाने के लिए उस राज्य की भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखा जाता है। तो यहाँ पे आप पहले पॉइंट में भौगोलिक स्थिति तो देख ही रहे हैं, पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमाओं के साथ सामरिक स्थिति, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 121 देखिए, 121 में पूछा गया कि हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए यहाँ पे 2 तरीके से आप क्वेश्चन पढ़िए। 2+2 डायलॉग ही सिर्फ पूछ लेगा कि ये किन किन देशों के बीच है, तो आपको भारत ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, ठीक है। रिसेंट मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया है। अब होगा तो 2 ही जगह ना, या तो भारत की किसी जगह पे होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया की किसी जगह पे होगा, लेकिन ऑप्शन तो वो 2-2, 3-3 बैठा देगा ना एक ही कंट्री के।
जैसे यहाँ पे 2 ऑस्ट्रेलिया के दे दिया, 2 इंडिया के दे दिया, हो जाएगा। चलिए 122 देखिए जल्दी से। पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, ये पुराना नाम है। आज इसका नया नाम क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS। ऐसे IPS को पहले सिर्फ IP बोला जाता था, इंडियन पुलिस। इसको भी रिप्लेस करके IPS बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1947 में। और इन 2 सर्विस को यानी IAS को और IPS को ऑल इंडिया सर्विस का दर्जा दे दिया गया, ऑल इंडिया सर्विस का। ये 1947 की बात है, ठीक है। फिर 1966 में एक सर्विस को और ऐड कर लिया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। तो आज की डेट में 3 सर्विस ऐसी हैं जो ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS, IPS और IFOS। यहाँ पे फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा ऐड मत कर लेना, ये फॉरेस्ट है। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। और सबसे इसमें कॉमन चीज़ क्या देखी थी? इन तीनों के अध्यक्ष को हटाने वाला एक ही अथॉरिटी है, वो है प्रेसिडेंट। रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन अपॉइंट कौन करता है? तो ये तो होगी रिमूवल अथॉरिटी। अपॉइंट कौन करता है? UPSC के जो चेयरमैन है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। स्टेट PSC में गवर्नर करते हैं और ज्वाइंट PSC में प्रेसिडेंट करते हैं। याद रखना, ठीक है। ज्वाइंट PSC राज्यों का समझ के गवर्नर मत लगा देना यहाँ पे। तो अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाना बहुत आसान नहीं है, सीधे प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता। इतना क्लियर है? आर्टिकल बताएंगे पब्लिक सर्विस कमीशन का? 312 में है। 312 में ही यूनियन का है और स्टेट का है। पहला स्टेटमेंट, अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं और भारतीय विदेश सेवाएं हैं। ये गलत हो गया ना, विदेश। यहाँ पे फॉरेस्ट होना चाहिए, वन होना चाहिए था। पहला पॉइंट गलत है। भारतीय वन सेवा कब जोड़ा गया था? 1966 में। दूसरा पॉइंट है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को हालांकि राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये हम लोगों ने सीखा ना यहाँ पे। सेकंड पॉइंट करेक्ट है, केवल B सही हो जाएगा। आगे चलें। चलिए 123 देखिए। इंडिपेंडेंस के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया था? फर्स्ट लोक अदालत कैंप के बारे में पूछ रहे हैं, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जस्ट फैक्ट है, याद रख लेना है। गुजरात ने ऑर्गेनाइज किया था। 124, केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? एक एक्ट पढ़ते हैं ना आप लोग, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का। इसको याद रखना, 2005 का है। इस एक्ट के द्वारा इस कमीशन को बनाया गया था। इसका मतलब है कि संसद के अधिनियम के द्वारा इस बॉडी को बनाया गया है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं होगी। ये कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। अब एक मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस, यानी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन का मंत्रालय। इस मंत्रालय के अंडर में ही काम करता है। इंपॉर्टेंट है, लग नहीं रहा कि इस मंत्रालय के अंडर में ही काम करेगा, तो ध्यान रखना। चलिए 125 देखिए। यहाँ पे एक टैग के बारे में पूछा गया है, सटीक निर्देशित बांझ कीट टेक्निक। इस पढ़ लीजिए, प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, यानी यहाँ पे इंसेक्ट को स्टेराइल किया जा रहा है, बांझ किया जा रहा है। और किस इंसेक्ट की बात हो रही है? मच्छर की, मॉस्किटो की। इनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए ये टेक्निक लाई गई है। और यहाँ पे स्टेराइल जो किया जाएगा ये मेल इंसेक्ट को किया जाएगा, नर मच्छर को किया जाएगा, ना कि मादा को। तो सेकंड पॉइंट गलत है, केवल एक सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। चलिए 126 देखिए। मैचिंग कराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यक्षता कौन करता था? PM साहब करते थे। आर्टिकल 263 भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंतर्राज्यीय परिषद का तो वर्णन 263 में है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, संवैधानिक बॉडी होगी। अंतर्राज्यीय परिषदों के अलावा आपको क्षेत्रीय परिषद पर भी ध्यान रखना है। जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि इनकी चेयरमैनशिप कौन करता है, अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होम मिनिस्टर होते हैं, याद रखना, होम मिनिस्टर। आपने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पढ़ा है 1956 का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसी एक्ट के द्वारा जोनल काउंसिल ऑर्गेनाइज हैं, इसी एक्ट के द्वारा जोनल काउंसिल्स परफॉर्म करती हैं। तो संसद के अधिनियम के द्वारा बनेगी, तो जोनल काउंसिल कैसी बॉडी होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद आपने संवैधानिक बॉडी देखा था। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। 5 जोनल काउंसिल हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 जोनल काउंसिल हैं। नंबर भी पूछता है, नंबर भी याद रखना है। नॉर्थ जोनल काउंसिल, नॉर्थ जोनल काउंसिल में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली ये सब आ जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल जोनल काउंसिल,
यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब स्टेट्स आ जाएंगे। हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है सेंट्रल जोनल काउंसिल का। आप ईस्ट साइड बढ़ेंगे तो आपको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सारे स्टेट्स में इसका कवरेज है। और यहाँ पे हेडक्वार्टर कलकत्ता हो जाएगा। ईस्ट में देख लिए हैं, वेस्ट में देख लीजिए, यहाँ पे स्टेट्स का कवरेज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब स्टेट्स आ जाएंगे। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सही मैच है। एक जोनल काउंसिल फिर कौन सी बच रही है? साउथ की बच रही है, साउथ जोनल काउंसिल। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब। हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसका भी याद रखना, चेन्नई। तो वीडियो को पॉज कर लेना, इसको मिला लेना, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम लोग। आइए 127 देखिए। राज्य सूचना आयोग, आपने अभी CIC पढ़ा था, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्र स्तर का पढ़ा था। अब राज्य स्तर का पढ़ लीजिए। इसकी स्थापना आपने RTI एक्ट से करा दी थी, है ना। RTI एक्ट 2005 से, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से 2005। तो राज्यों के लिए अलग से कोई एक्ट नहीं है। इन आयोग की भी स्थापना RTI एक्ट 2005 से ही हुई है। पहला पॉइंट पढ़िए, आयोग के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है, सुमोटो पावर, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट है, राज्यपाल राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर सिद्ध कदाचार और इनकैपेसिटी प्रूफ हो जाएगी तो राज्यपाल हटा सकते हैं। सेकंड पॉइंट करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है, आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, सही है। डी पॉइंट है, आयोग के पास दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायालयों की तरह समन भेजने की शक्तियाँ हैं। तो ये पॉइंट गलत लिखा है, क्रिमिनल कोर्ट्स तक दायरा नहीं है, सिर्फ सिविल कोर्ट्स तक दायरा है। डी ऑप्शन गलत है, गलत बताना था यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 128 देखिए, पार्ट कौन सा है? पार्ट 21, जिसमें हम लोग स्पेशल प्रोविजन पढ़ते हैं स्टेट्स के लिए। पार्ट 21 टेम्प्रेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। 370 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लिए टेम्प्रेरी प्रोविजन किए गए। खैर अब तो है ही नहीं, 370 अब खत्म हो गया। 371 में महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371A में नागालैंड, 371B असम, C में मणिपुर, D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऐसे ही आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना और सारे देख लेना 371 से 371J तक, ठीक है। अब जल्दी से मैच करा दीजिए। नागालैंड के लिए 371A है, सही मैच है। 371B असम के लिए होता है और 371C मणिपुर के लिए होता है, ये भी सही मैच है। 371I गोवा, ये भी सही मैच है। 371G ये गलत मैच है, ये सिक्किम के लिए नहीं होता है। 71G मिजोरम के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत पूछा था तो गलत मैच बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए 129 देखिए, नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछ रहे हैं आप लोग। 352, 356 और 360 के बारे में परिचित हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक कभी नहीं लगी। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। निकट भविष्य में यदि आपातकाल आने वाला हो, उससे पहले भी घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बस एक रबड़ स्टैम्प की तरह है। उनको जो भी करना है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करेंगे, उनकी सहमति पे करेंगे। तो राष्ट्रपति साहब आपातकाल की घोषणा भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के ही करेंगे। क्वेश्चन में पर्टिकुलर 352 के बारे में पूछा गया, नेशनल इमरजेंसी के। पहला पॉइंट पढ़िए, राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा तब कर सकते हैं जब भारत या उसके एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण, यहाँ पर फोकस करना है, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। बाहरी आक्रमण से मतलब कोई बाहर का देश दूसरा देश हमारे देश में आक्रमण करे, और सशस्त्र विद्रोह का मतलब है जब हमारी आर्म फोर्सेस विद्रोह कर दे, रेवेलियन कर दें। पहला पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट है, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसे बाहरी आपातकाल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है, क्लियरली लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। सशस्त्र विद्रोह क्लियरली लिखा है, बाहरी आक्रमण क्लियरली लिखा है। सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट है, जब इसे सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रेवेलियन के आधार पर घोषित किया जाता है तो उसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है, इंटरनल इमरजेंसी। बिल्कुल करेक्ट है। खैर हमारे देश में तो ये चीज़ होने वाली नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में ज़रूर आप ये चीज़ देखते रहते हैं। यहाँ पे हमारी फोर्सेस कूच करने वाली नहीं है हम ही पे, फिर भी इन फ्यूचर कौन जानता है, प्रोविज़न तो रखा ही गया है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही T+1 निपटान प्रणाली किसकी पहल है? ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो आप जिस दिन कोई स्टॉक खरीद रहे हैं आप उसी दिन उसको सेल नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। यानी आपने सीखा कि ये जो सिस्टम है T+1 निपटान प्रणाली, ये बाय और सेल से रिलेटेड है। किसकी बाय और सेल से? स्टॉक के। T+1 में टी का मतलब है ट्रेड डे, यानी जिस दिन आपने खरीदा। जैसे आपने कोई स्टॉक मंडे को खरीदा, अब इस सेटलमेंट को लगने में 2 दिन का समय लगेगा,
एक तो ट्रेड डे, मंडे को आपने ख़रीदा तो ये ट्रेड डे हुआ, प्लस एक दिन और चाहिए आपके सेटलमेंट में। जब ये 2 दिन हो जाएंगे तब जाके आप अपने स्टॉक को सेल कर पाएंगे, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो। कहने का मतलब है कि अगर आप मंडे को ख़रीदते हैं तो मंडे को ही बेच नहीं पाएंगे आप, आपको T+डे देना ही पड़ेगा, T+1 टाइम देना ही पड़ेगा। T का मतलब ट्रेड डे, 1 का मतलब 1 डे मोर, एक दिन और। तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? RBI थोड़ी ना करता है, नीति आयोग थोड़ी ना करता है, सेबी करता है। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 131 देखिए। हाल ही में आए अपडेटेड ग्राउंड सॉइल रिपोर्ट, जिसमें संकेत दिया गया था कि जलवायु परिवर्तन 2050 तक 6 विश्व क्षेत्रों में 216 मिलियन लोगों को अपने देशों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकता है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? ग्राउंड सॉइल रिपोर्ट। जस्ट फैक्ट याद रख लेना, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सिंपल अगर यही पूछ ले कि ग्राउंड सॉइल रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है तो आप क्लाइमेट चेंज याद रखें, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है। 132 निम्नलिखित में से किस अमेंडमेंट के माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ एक्ट को संविधान में जोड़ा गया था? शेड्यूल बताएंगे? शेड्यूल 10 अनुसूची 10। 1985 में एक संविधान संशोधन हुआ था, नंबर था 52 में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार आप देखते रहते होंगे इसको, तो ध्यान रखना 52वें संविधान संशोधन से अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका ईयर भी याद रखा करें, 1985। चलिए 133 देखिए। निम्नलिखित में से पंचायती राज स्थापित करने वाला कौन सा पहला राज्य है? आसान सा क्वेश्चन है, PRI के बारे में पूछ रहा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। राजस्थान के नागौर जिला हम लोग पढ़ते रहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आंसर है। सेकंड अगर पूछा जाए, उन्होंने पहला पूछा है तो पहला राजस्थान हो जाता है, सेकंड आंध्र प्रदेश है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है, उस कमेटी को मत भूला कीजिए जिन्होंने PRIs को जीवंत बनाया, BR मेहता, वेरी इंपॉर्टेंट, BR मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता। इसका ईयर बताएंगे? 1957 की ये कमेटी थी। PRIs को क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। शक्तियों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ग्राउंड लेवल पे भी शक्तियाँ दे दी गई। इसलिए आज ग्राम प्रधान भी एक संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ग्राम प्रधान की। 134 देखिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? आसान क्वेश्चन है। आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो नामित लोग होते हैं, नॉमिनेटेड लोग होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेट वही करते हैं जो इलेक्टेड रहते हैं, जो चुनाव के द्वारा चुने गए होते हैं, बस वही भाग लेते हैं। नॉमिनेटेड वाले नहीं लेते हैं। यानी लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और आप विधानसभाओं के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इतना क्लियर है? अब पार्टिसिपेट कौन कौन नहीं करेगा, तो आप लोकसभा से ही शुरू कर दीजिए। लोकसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, विधानसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब एक बॉडी और बची है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं है, यहाँ के मेंबर चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, ये दोनों ही लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ध्यान रखना, 3 बॉडी हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। इन्हीं में से देखना है आपको, जो भी देखना है। विधान परिषदों का कोई रोल नहीं है। अब आप लोग जानते हैं कि ये जो विधानसभाएं हैं ये तो राज्यों में हैं, राज्यों के अलावा कुछ यूटीज़ भी तो हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी तो हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं। जैसे आप दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली यूटी जरूर है लेकिन यहाँ पे विधानसभा है। ऐसे ही आप पुडुचेरी पढ़ते हैं, पुडुचेरी भी एक यूटी है लेकिन यहाँ पे भी विधानसभा है। तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे वो भी पार्टिसिपेट कर देंगे इलेक्शन में। पहला पॉइंट है संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। दूसरा पॉइंट है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है यूटीज़ दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है हर जगह, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर का कोई रोल नहीं है इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, तो ये गलत हो गया, चौथा नहीं होगा, डी पॉइंट सही हो जाएगा। समझ आया? कनेक्ट करो 2021 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनेक्ट करो 2021। यहाँ पे देखिए, कनेक्ट करो 2021 क्या लिखा है? टुवार्ड्स इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटीज़। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? WRI इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, विश्व संसाधन संस्थान। पहला पॉइंट पढ़िए, यह समावेशी, टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों को डिज़ाइन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसा तो नहीं पड़ा, ग्रामीण क्षेत्रों वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे सिटीज़ की बात हुई है।
पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है इसका आयोजन WRI विश्व संसाधन संस्थान भारत द्वारा किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, सही पूछा था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 136 देखिए, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में हम लोग को बताना है। पहला पॉइंट है वे सरकार पर दबाव बनाकर, दबाव तो बनाते हैं, पब्लिक पॉलिसी में बदलाव लाने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है, प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल मैटर्स को उठाते हैं, राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं। जैसे अभी आप रेलवे का NTPC का आंदोलन जो देख रहे थे, तो छात्र संघ जो है, छात्र संघ एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है। जैसे NGOs होते हैं, NGO भी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है। अब NTPC का जो रिजल्ट आया था उसमें लड़के आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पे लड़के सांसद बनना थोड़ी ना चाहते थे, वो कार्यपालिका और काउंसिल मिनिस्टर्स में थोड़ी ना आना चाह रहे थे। सेकंड पॉइंट पढ़िए, वे राजनीतिक सत्ता में आने का प्रयास नहीं करता है, ये करेक्ट है, पहला भी सही है। नहीं, पहला तो गलत देखे थे ना हम लोग, केवल 2 सही है। चलो 137, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? CVC की बात कर रहे हैं, विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस कमीशन जैसे ही पढ़ा करें आपको एक कमेटी तुरंत याद आना चाहिए, संथानम कमेटी। ये कब की थी? सेपरेटली इसका ईयर भी पूछा गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी और ये थी 1964 की। ये ईयर जरूर याद रखना, संथानम कमेटी का वर्क भी याद रखना। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चलिए 138 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो अभी प्रेसिडेंट का हम लोग चुनाव देखे थे, पार्टिसिपेंट देखे थे, अब इनके देख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स आपके देख लेते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये आप लोग जानते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हम लोग एक चीज़ें सीखी थी, लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर और विधानसभा में भी इलेक्टेड मेंबर। कुछ यूटीज़ भी हैं जहाँ से इलेक्टेड मेंबर आते हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। अब इसी के विपरीत आपको वाइस प्रेसिडेंट का देखना है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी लोकसभा से इलेक्टेड मेंबर चाहिए और इसके साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी चाहिए, बस यही आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही राज्यसभा से भी इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। पार्टिसिपेंट बॉडी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है और कुछ भी नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने विधानसभाओं के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हो जाएगा। अब जल्दी से पहला पॉइंट पढ़िए, इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, ये तो है, निर्वाचित तो होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो ये तो गलत लिखा ना, मनोनीत सदस्य भी तो होते हैं, तो यहाँ पे ये गलत लिखा। तीसरा पॉइंट है, राज्य विधानसभा, विधानसभा का कोई रोल ही नहीं है, तो इसको तो पढ़ना ही नहीं है आगे, गलत हो गया। यहाँ पे एक ही सही है, बस केवल एक हो जाएगा। 138 का ए हो जाएगा। 139, नगर निगम के संदर्भ में बताना है। नगर की सरकारें हम लोग कौन से पार्ट में पढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। हमने पार्ट 9 पढ़ा था, पार्ट 9A पढ़ा था, पार्ट 9B पढ़ा था। पार्ट 9 में पंचायतें होती हैं, पार्ट 9A में नगर सरकारें होती हैं। यदि हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल नंबर 12, याद आ रहा आपको? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी याद आ रहा होगा 1952 का, जिसके तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहला पॉइंट है, नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं। ये अथॉरिटी पूछ रहे हैं कि नगर निगम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको नगर निगम में परिषद भी दिखेगी, नगर निगम में आपको स्थायी समितियाँ भी दिखेंगी, और आपने म्यूनिसिपल कमिश्नर का नाम तो सुना ही होगा, जो एक IAS ऑफिसर रहता है, यानी यहाँ पे आयुक्त भी होते हैं। तो आपने ये 3 अथॉरिटी देखी नगर निगम में, परिषद, स्थायी कमेटी और आयुक्त। पहला पॉइंट सही लिखा है। दूसरा पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेशों में वे संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो यूटी में जो स्थापना की जाएगी इन बॉडी की, वो संसद के अधिनियम के द्वारा की जाएगी। सेकंड पॉइंट करेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 140, हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट तथा RMI इंडिया ने किसे बढ़ावा देने के लिए सून कैंपेन शुरू किया है। याद रखना, सून कैंपेन जस्ट इतना ही पूछ लेगा, ये सून कैंपेन है क्या, तो ये आना चाहिए हम लोग को। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स की बात कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 141, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम थी? विश्व ओजोन दिवस होता कब है, ये भी पूछता है, 16 सितंबर, याद रखें। 21 की जो थीम थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। 142, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निहित राज्य सूची के अंतर्गत आता है? 7th शेड्यूल आप लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं,
वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि एजुकेशन और फॉरेस्ट ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो राज्य सूची से कॉन्करेंट सूची में लाए गए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये राज्य सूची के विषय नहीं है, साथ में मैरिज भी याद रखें, शादियाँ, मैरिज भी राज्य सूची का विषय नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के बारे में जैसे ही आप लोग सोचते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट हैं वो आपके माइंड में आते होंगे, जैसे डिफेंस हुआ, फॉरेन मैटर हुए, बैंकिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, करेंसी हुई, तो ये तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है ना। तो वहाँ पे बैंकिंग को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का है। शिक्षा और वन के बारे में अभी आपने सीखा, ये कॉन्करेंट लिस्ट है, शिक्षा भी कॉन्करेंट लिस्ट है। क्या बचा फिर? सिंचाई बचा है, इरिगेशन बचा है, तो इरिगेशन राज्य सूची में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 143 कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय ने बस सिफारिश की थी इसको बनाने में। आपने अभी एक कमेटी पढ़ी 1964 की, संथानम कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। संथानम कमेटी ने आपने जब CBC आपने पढ़ा था, CBC की स्थापना संथानम कमेटी के आधार पर हुई है। इस CBC के अलावा आपको CBI भी याद रखना है। CBI और CBC की जो स्थापना है वो संथानम कमेटी की सिफारिश पर ही हुई है। CBI को अब ट्रांसफ़र कर दिया है, गृह मंत्रालय के अंडर में काम नहीं करता है, अब ये काम करता है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो पहला पॉइंट गलत है। ठीक, सेकंड पॉइंट है CBI राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की तरह ही काम करती है। ये बोलना है कि CBI हुआ या फिर NIA हुआ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपने NIA के बारे में पढ़ा था, 26/11 की घटना आपको याद है, मुंबई अटैक आप लोग जानते हैं। मुंबई अटैक के बाद ही इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो NIA का काम मेनली टेररिज्म एक्टिविटी को रोकना है, यानी आतंकवाद से जुड़े जो मुद्दे होंगे वो NIA देखती है। लेकिन CBI का दायरा बहुत बड़ा है, ये आतंकवाद के अलावा भ्रष्टाचार को भी हैंडल करती है, आर्थिक अपराध कुछ होते हैं उनको भी देखती है, ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते हैं, संगठित अपराध, उनको भी देखती है। तो यहाँ पे फ़र्क है दोनों के फंक्शन में, डिफरेंस है। पहला पॉइंट गलत है, दूसरा भी गलत है, यहाँ पर D ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए 144 देखिए। 144 में PM साहब की शक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान कौन है? एग्जीक्यूटिव पावर्स को रियल में एग्जीक्यूट कौन करता है? PM साहब करते हैं, राष्ट्रपति नहीं कर पाते हैं, ये नाम मात्र के मुखिया हैं। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। पहला पॉइंट पढ़िए, वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और सत्र अवसान करने के संबंध में सलाह देता है। तो आप तो जानते हैं ना, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाता है, सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना पड़ता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मतलब है कि PM साहब से, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखिया कौन है? अल्टीमेटली PM साहब ही तो हैं। तो पहला पॉइंट सही लिखा है। सेकंड है, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 145 अभ्यास पीसफुल मिशन 2021 होस्टेड बाय, मेजबानी किसने की है? रूस ने की है, इम्पोर्टेंट है। 146 संसद में मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहा है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपको पता है 3 चैम्बर होते हैं। कोर चैम्बर को क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। यहाँ पे बना दे रहा हूँ, सबसे अंदर का जो भाग है वो कैबिनेट है, यानी यहाँ पे जो सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनके पास मंत्रालय होता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। उनके बाद स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। फिर बाहर के दायरे में कौन होता है? स्टेट मिनिस्टर होते हैं, उनको डेप्यूटी मिनिस्टर भी बोलते हैं। ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्री परिषद। अब इस घर में कौन बैठेगा, इस घर में कौन बैठेगा, इस घर में कौन बैठेगा, ये अल्टीमेटली डिसाइड कौन करता है? ये तो भाई पार्टी के जो मुखिया होते हैं वही करता है। तो नियुक्त तो राष्ट्रपति ही करता है। संसद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है। ठीक है, चलिए 147 निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत है? बहुत सारे सिद्धांत हैं, सबसे बड़ा सिद्धांत तो हम लोगों का यही रहता है, विश्व शांति, वर्ल्ड पीस। पंचशील का सिद्धांत हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, राष्ट्रमंडल के साथ संबंध पढ़ते आ रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हम लोग तो स्थापना करते ही हैं, शस्त्रों का जखीरा हम लोग रखना नहीं चाहते हैं। तो ये कुछ आदर्श बातें हैं, लेकिन आज का समय देख रहे हैं कि शस्त्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ये भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है। एंटी रेशियलिज्म बिल्कुल, गुड निरपेक्षता बिल्कुल, यानी सभी हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 148 देखिए। 140 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली के विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो गलत है वो बताना है। पहला पॉइंट है 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। कई बार पूछा है फैक्चुअल में इसको, दिल्ली को जो NCR का दर्जा मिला है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी,
ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? इन दोनों को याद रखें। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है इसकी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 70 है, ये भी सही है। ठीक है, तो 148 का सी हो जाएगा। चलिए 149, ऑटो और ड्रोन क्षेत्र केंद्रीय बजट 21-22 में 13 क्षेत्रों के लिए घोषित कुल उत्पादन सह प्रोत्साहन PLI का हिस्सा है। PLI के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड जो प्रोत्साहन है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पहले ये स्कीम एक क्षेत्र के लिए थी, 2 क्षेत्र के लिए थी, अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया और इसका मेन पर्पज है आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम जो भी करें एक्सपोर्ट करें। ये घरेलू उत्पादकों के लिए है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट तो सीख लिया, सही है। सेकंड पॉइंट है PLI योजना का उद्देश्य इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन है, करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें 150, नवीनतम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये संस्था होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार अपराध में वृद्धि सबसे ज़्यादा यूपी में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 टेस्ट खत्म कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट नंबर 3 के साथ। शुक्रिया।